स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी लोग आ जाइएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, सभी को आना है क्लास में। एक बार बताइएगा हमारी आवाज़ आप तक जा रही है या नहीं, बताओ। सभी लोग शेयर भी कर देंगे क्लास को, जल्दी से कर दीजिएगा शेयर, ठीक है। क्लास को सभी लोग शेयर कर दो। क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है और सभी को आना है क्लास में। शेयर कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी सभी लोग। शेयर कर दो भाई, क्लास आपकी स्टार्ट है। जल्दी से जल्दी आ जाइएगा, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे, सभी लोग आ जाएंगे। अंजनी जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे आपको, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। बात करें तो ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 4 होने वाला है, ठीक है। सभी लोग आ जाएंगे। कल क्या एक मिस्टेक हो गई थी, जहाँ पर भाई 2023 लिखा है, जो कल का प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने वहाँ पर कितना लिख दिया था, 2033 हो गया था, है ना। आप लोगों ने भी नहीं बताया, ठीक है। शेयर कर दो जल्दी से सभी लोग, क्लास को आ जाओ। चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब तक सभी लोग आ जाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सभी को बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई सभी लोग, आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, 226 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, आपसे ये पूछा है। रोशनी जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी सभी को। बताओ भाई नेहा जी, हर हर महादेव, राधे राधे भाई। आपसे क्या पूछा गया, एक तो सिकंदर और दूसरे आपके राजा थे पोरस, इन दोनों लोग के बीच जो आपका युद्ध हुआ था ये किस नदी पर, बताओ। ऑप्शन आपका ए दिया गया यमुना, बी दिया गया सतलज, सी दिया गया चंबल और डी दिया गया आपका झेलम। बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर, सभी को बताना है, जल्दी से बताओ। और शेयर करना है सभी को, क्लास एक बार शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका झेलम हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें झेलम नदी की लंबाई की तो कितनी हो जाएगी, बताओ। क्या हो जाएगा, 715। झेलम नदी की अगर लंबाई की बात करें तो 715 किलोमीटर हो जाएगी, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें, बताओ, चिनाव, रावी, सतलज, ब्यास, यहाँ पर यमुना नदी भी आपकी आती है। यमुना नदी की बात करें तो 1376 किलोमीटर, जो हमारे उत्तर प्रदेश के कितने राज्य जिलों से होकर बहती है, 18 जिलों से। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों से होकर के यमुना नदी बहती है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही गंगा नदी की बात करो यहाँ पर तो याद रखना, जो आपकी गंगा नदी है इसकी पूरी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर, ठीक है, 2525 किलोमीटर। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 1450 किलोमीटर, सभी लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 1450 किलोमीटर है। और ये उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के बहती है। कितने जिलों से, 28 जिलों से होकर के बहती है। पूछा जाए उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश कहाँ से करती है तो याद रखना, जो गंगा नदी है आपकी बिजनौर में प्रवेश करती है, ठीक है, बिजनौर। और पूछा जाए इसका ये कहाँ से निकल जाती है तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पे, बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया जिले से बाहर निकल जाती है, ठीक है। बलिया से आपकी ये बाहर निकल जाती है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है भाई।
शिवानी कुशवाहा जी, नेहा जी, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें सतलुज नदी की, आपने नदी तंत्र तो पढ़ा ही होगा, भारत और पाकिस्तान वाला, है ना, सिंधु नदी तंत्र। यहाँ पर अगर हम बात करें सतलुज नदी की लंबाई की तो क्या हो जाएगा 1450 किलोमीटर। ठीक है, और भारत में सतलुज नदी की बात करेंगे तो 1050 किलोमीटर। जो आपकी सतलुज नदी है इसकी लंबाई की बात करें 1450 किलोमीटर, और जब भारत में बात करेंगे इसकी हम तो क्या हो जाएगा, भारत में पूछा जाए सतलुज नदी तो याद रखना 1050 किलोमीटर। ठीक है, 1050 किलोमीटर सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, सॉरी 725 है, हाँ 725 है भाई, यहाँ पे 715 लिख दिया गया, 725 है। ठीक है, और चंबल नदी को आपको कमेंट में बताना है क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया गया, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ था, बताओ भाई सभी लोग। ऑप्शन ए दिया गया है ताओ धर्म, बी दिया गया पारसी, सी दिया गया जैन, और डी दिया गया आपका बौद्ध धर्म। सभी लोग बताएंगे। शिवानी जी, परी जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी को बताना है, इसका राइट आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, हाँ सभी लोग याद रखेंगे, बौद्ध धर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन आपका दिया गया, दक्षिण भारत वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपका ए दिया गया है नंदीवर्धन, बी दिया गया हरिहर, सी दिया गया है बिंदुसार, और ऑप्शन डी दिया गया है दांती दुर्ग। बताओ भाई सभी लोग, आपसे क्या कहा गया है, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा के द्वारा स्थापित किया गया, सभी लोग बताएंगे। बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ 2 थे भाई। ठीक है, एक था हरियर और एक था बुक्का। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया, हेली ओडोरस स्तंभ किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। बात करें जो आपके, हाँ मध्य प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो बताओ अरुणाचल प्रदेश के अगर आपसे मुख्यमंत्री पूछा जाए, बताओ। सभी को बताने हैं। ठीक है, तो याद रखना जो आपके अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये हैं आपके पेमा खांडू। कौन है, पेमा खांडू, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, यहीं पर अगर हम बात करें आपसे थोड़ा नीचे आए उत्तर प्रदेश के, तो हर कोई जानता होगा। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात की जाए, बताओ मध्य प्रदेश की कौन है, जल्दी से एक बार कमेंट में बताओ भाई सभी लोग। हाँ मध्य प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू। और अगर नीचे आए हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो जगत मोहन रेड्डी। कौन है, जगत मोहन रेड्डी हैं, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, जगत मोहन रेड्डी। ठीक है, बात करें आपसे आंध्र प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश के, तो सभी लोग एक बार बताइएगा कमेंट में मध्य प्रदेश के। शिवराज सिंह चौहान, विशाल जी बिल्कुल राइट आंसर बताए हैं। क्या हो जाएगा, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, याद रखना शिवराज सिंह चौहान, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, हाँ
पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, और आंध्र प्रदेश जगत मोहन रेड्डी, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ। ठीक है भाई, शिवानी जी, अंजनी जी, अनीता जी, नेहा जी, विशाल जी, सभी लोग को याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 5 दिया गया, भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्न में से कौन सा एक है? ऑप्शन ए दिया गया ताओ धर्म, बी दिया गया सुखवाद, सी दिया गया वेदांत, और ऑप्शन डी दिया गया मूर्ति पूजा। सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार बताओ। आपसे कहा गया था भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्न में से कौन सी एक है? बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेदांत। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 3 बिल्कुल राइट आंसर। वेदांत होता है, आपने पढ़ा होगा, वेद भी पढ़े होंगे, उपनिषद भी पढ़े होंगे, पुराण भी पढ़े होंगे, है ना। वेदों की संख्या कितनी होती है, एक बार बताओ, वेदों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, बताइएगा। उपनिषद कितने होते हैं, ये भी आपको कमेंट में बताना है। और एक बार पुराण बताने हैं। पुराण आपने पढ़ा होगा, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, है ना, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, यही सब पढ़े होंगे। तो बता दीजिएगा वेदों की संख्या, उपनिषद कितने हैं और आपके पुराण कितने हैं, जल्दी एक बार कमेंट में बताइएगा सभी लोग। वेद आपके होते हैं 4, सभी को पता होंगे भाई, है ना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद पूछा जाए तो आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद में अगर हम आपसे बात करें मंत्रों की संख्या कितनी है, तो सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा मंत्र किसमें मिलते हैं? ऋग्वेद में मिलते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, और सबसे पुराना वेद लमसम में 10,600 यानी 10,500 से प्लस आपको क्या मिलते हैं? मंत्र मिलते हैं, जिसे हम ऋचाओं का नाम भी, ऋचाओं के नाम से भी जानते हैं। और ऋग्वेद से ही आपका निकला है भाई सामवेद। क्या निकला है? सामवेद, जिसमें कम से कम 5700 यानी 5100 मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। और इसके 500 खुद के हैं, यानी कि 5100 तो कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं, और बाकी बात जो 600 हैं वो इस खुद के ही हैं। ठीक है, इसको भी याद रखें। 108 उपनिषद, 4 वेद और 18 पुराण। ठीक है, याद रखना 108 सॉरी 18 108 और एक इधर 4। ठीक है, सभी लोग को याद रखना है। आगे क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसने दिया था, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। बताओ भाई। आदित्य यादव जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी को बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। आपसे क्या कहा गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा बताना है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। और शेयर भी कर दो, क्लास को लाइक भी कर दो। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, सभी को बताना है। ऑप्शन डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। हाँ, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, दिया गया चंपारण सत्याग्रह किसके संबंध में था? नील की खेती, मील मजदूरों के लिए, भूमि का ताजा मूल्यांकन या ऑप्शन डी प्लेग। बताओ, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। हाँ बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पर राइट आंसर बताना है चंपारण सत्याग्रह आपसे पूछा गया है। सभी लोग एक बार बताएंगे भाई, कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और शेयर भी कर दिया करो सभी लोग क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई सभी लोग क्लास को। क्या हो जाएगा बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर आपसे पूछा है, तो याद रखना जो आपका चंपारण जो सत्याग्रह आंदोलन था ये किसके लिए चला था? ऑप्शन ए हो जाएगा हाँ,
ठीक है, नील की खेती किसके लिए चला था भाई? नील की खेती, सभी लोग याद रखेंगे, चंपारण। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 8, दिया गया भारत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र हो गया? लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड लिथागो, लॉर्ड बेवेल और लॉर्ड माउंटबेटन। ये आपका शायद तीसरी बार आज ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, 3 क्लासें 4 ली हैं, हर क्लास में ये आपका एक क्वेश्चन आता है। बताओ, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभिलाषा जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी सभी को। यहाँ पर राइट आंसर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भाई, याद रखना सभी लोग। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, दिया गया महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? आज ऑप्शन आपका फर्स्ट दिया गया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 और ऑप्शन डी होगा यहाँ पर ऊपर के सभी। बताओ भाई यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। सभी को बताना है, जल्दी से बताइएगा भाई, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी को बताना है। और एक बार सभी लोग शेयर कर दिया करो क्लास को। ठीक है, जितना जाना हो सके उतना जाना, सभी लोग शेयर करो भाई। बताओ क्वेश्चन नंबर 9 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था 1931। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, अच्छा ये बताइएगा जो गांधी जी थे इनका जन्म कब हुआ था, एक बार बताइएगा। अगर गांधी जी से कोई टॉपिक आया है इसको भी एक बार पढ़ना है, एक बार बताइएगा। गांधी जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, गांधी जी, बताओ भाई इनके अगर हम जन्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, सभी लोगों को बताना है कब हुआ था इनका जन्म। एक बार बताओ सभी लोग कमेंट में, बताओ भाई। तो 2 अक्टूबर 1869 को, हाँ याद रखें कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर हुआ था यदि आपसे पूछा जाए तो कठियावाड़ के पोरबंदर में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? कठियावाड़ पोरबंदर। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर में। इनकी अगर हम माता की बात करें तो माता इनकी कौन थी बताओ? जो गांधी जी थे इनकी माता की बात करें तो माता का नाम क्या था भैया? बताओ सभी लोग, याद रखना, पुतली बाई। कौन थी? पुतली बाई। बात करें पिता, तो पिता का नाम क्या था, एक बार सभी लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, गांधी जी के पिता का नाम क्या था भाई, बताओ, सभी को बताना है, जल्दी से बताइएगा एक बार। तो याद रखना, करमचंद गांधी है ना, बोलते थे ना, करमचंद्र गांधी। क्या हो जाएगा? करमचंद गांधी। और जो इनकी पत्नी थी वो थी कस्तूरबा गांधी। पूछा जाए पत्नी कौन थी? पत्नी, तो याद रखना गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी, यह भी आपको याद रखना है। इनकी अगर मृत्यु की बात कर लें पहले, तो अगर हम मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था कि दिल्ली में एक प्रार्थना सत्र चल रहा था। इसमें क्या हुआ था, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को क्या किया था, गोली मार दी थी। ठीक है, कब पूछा जाए तो याद रखना 30 जनवरी 1948 को। इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो याद रखना 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, एक सत्र चल रहा था जिसमें दिल्ली में, कहाँ पर इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, दिल्ली में। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, कहाँ पर भाई, दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है।
हाँ, कस्तूरबा गांधी। इनके 4 बेटे थे भाई। एक का नाम था हरीलाल, एक था मणिलाल, सॉरी हाँ मणिलाल, एक था आपका रामदास, इसके बाद एक था वेददास। कौन कौन से अगर बेटों की बात करें तो लिख लीजिएगा भाई, अगर आपने बता दिया है तो लिख लो। एक बेटे का नाम था रामदास ना, हरीलाल, एक था मणिलाल, एक था हरीलाल, इसके बाद एक था इनका मणिलाल, एक था हरीलाल, एक था मणिलाल, एक था रामदास और एक था देवदास, रामदास, इसके बाद एक था वेददास। तो ये जो थे इनके 4 बेटे थे, सभी लोग याद रखेंगे। हाँ 1948 में, बिल्कुल सही बताया है शिवानी जी। ठीक है, सभी लोग याद रखें। आगे चलें। आगे अगर इनके बारे में बात करें, जो गांधी जी ने 1887 में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड। काहे की? बैरिस्टर की पढ़ाई। कब? तो याद रखना 1887 में जो गांधी जी थे इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड। काहे की पढ़ाई के लिए? बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए। ठीक है, कब गए थे? तो याद रखना 1887 को, 1887 में, सभी लोग याद रखेंगे। और 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, ये भी आपको याद रखना है। 1887 में, सॉरी 1893 में, 1893 में दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। हाँ 4 बेटे थे, याद रखें। इसके बाद अगर पूछा जाए 1894 में ये नडाल डाक की, वो क्या था, नडाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना इन्होंने ही की थी। कब की थी? तो याद रखना 1894 में। कब की थी? 1894 में। 1894 में गांधी जी ने नडाल इंडिया की क्या की थी? स्थापना की थी। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कुछ आंदोलन चलाए थे। अगर आंदोलनों की बात करें तो एक बार आंदोलन देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार आंदोलन देख लीजिएगा कौन कौन से आंदोलन थे, क्योंकि आंदोलन से पिछली बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया था आपका। अगर आपसे पूछे सत्याग्रह आंदोलन, क्या कौन सा आंदोलन भाई? सत्याग्रह। सत्याग्रह की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1917 में। सत्या से याद रखिएगा 1917। इसके बाद अगर दूसरे की बात करें, एक था आपका खेड़ा आंदोलन, खेड़ा। इसकी बात करें तो 1918, सभी लोग इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद आपका है खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1919, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 19 होगा यहाँ पर, 1919। इसके बाद एक आता है असहयोग आंदोलन, जो है आपका 1920। कौन सा है? असहयोग। असहयोग जो आपका है ये है आपका 1920। इसके बाद अगर बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो आपका आता है 1930 को। कौन सा? सविनय। अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो याद रखना 1930। आपको ये सारा कुछ ही याद रखना है। ठीक है, याद रखना सत्याग्रह 1917, खेड़ा 1918, खिलाफत 1919, असहयोग की बात करें तो 1920। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। और एक था भारत छोड़ो आंदोलन, वो आपका था 1942। इसके बाद में जो लास्ट है एक और आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है भाई, क्या होगा? हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये भी आपको याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे, सभी को याद रखना है भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्या दिया गया था? क्वेश्चन आपका दिया गया है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस तारीख को भीड़ ने गोरखपुर में चौरी चौरा कांड में, चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी? चौरी चौरा एक कांड हुआ था, उसी की बात कर रहा है। 4 मार्च 1922, 4 फरवरी 1921, 4 फरवरी 1922 या 14 फरवरी 1921? सभी को बताना है। बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ,
नेहा जी, विशाल जी, अदिति जी, सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, हाँ बिल्कुल राइट है। सबने अवज्ञा आंदोलन 1940, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 4 फरवरी 1922। बताओ, ऑप्शन हाँ सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। 4 फरवरी 1922 सभी को याद रखना है, ठीक है, 4 फरवरी 1922 सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन आपका दिया गया, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन स्थित है? पीर पंजाल पर्वतमाला, धौलाधार पर्वतमाला, जंसकार पर्वतमाला या ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला। आपसे K2 गार्डविन जो दुनिया की दूसरी, यानी कि अगर भारत की बात करें, भारत में प्रथम स्थान पर है। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। संजना पोरवाल जी, आपको भी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर राइट आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो जाएगा, बताओ ऑप्शन क्या हो जाएगा। ईस्ट काराकोरम, हाँ पर्वतमाला, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, सभी को याद रखना है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन, भाई कम दिख रहा होगा ना, थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन सही से टाइप ना हुआ है ये, इसीलिए दिख रहा है। हाँ काराकोरम विशाल जी हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन दिया गया 12 नंबर दिया गया, निम्न में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु या छत्तीसगढ़। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, बताओ भाई। और सभी लोग शेयर कर देंगे क्लास को, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा, बताओ। सर साफ नहीं दिख रहा, ये वाला तो साफ दिख रहा होगा भाई, है ना। यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा। डी नहीं होगा भाई, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर ओडिशा, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें ओडिशा के, बताओ भाई ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम बताना है, कौन है? तो याद रखना नवीन पटनायक, ठीक है। कौन है? नवीन पटनायक। क्या है उड़ीसा की, अगर आपसे मुख्यमंत्री की बात करें, एक बार सभी लोग कमेंट में बताओ कौन है। इसके बाद आता है आपका झारखंड, सबसे ऊपर से चलते हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड के बताना है आपको, जल्दी से बताओ, झारखंड के मुख्यमंत्री बताना है। भाई गाना बज रहा है, गाना भी सुनिएगा, आराम से मौज में पढ़ भी लीजिएगा। हाँ, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है आपके? नवीन पटनायक हैं, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर हमने आपसे बात की है झारखंड के, तो आपको झारखंड के बताना है। हेमंत सेन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कौन है? हेमंत सेन जी झारखंड के हैं, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे, हेमंत सेन, ठीक है। इसके बाद अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के तो भाई सबको ही पता होना चाहिए, बहुत ही प्रिय हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ में क्या है, कौन है बताओ? छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, हाँ बिल्कुल राइट बताए हैं भाई, भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश भूपेश बघेल। एक आपके भूपेंद्र हैं, एक आपके भूपेश हैं। भूपेंद्र कहाँ के हैं ये आपको ये भी बताना है, तो याद रखना भूपेंद्र आपके गुजरात के हैं। तो एम के स्टालिन, हाँ बिल्कुल राइट बताए हो, एम के स्टालिन, ठीक है, स्टालिन। जो एम के स्टालिन हैं ये आपके तमिलनाडु के हैं। भूपेश बघेल की बात करें तो ये आपके छत्तीसगढ़ के हैं। यहीं पर आपको लिख दें गुजरात के, तो जो गुजरात के हैं ये आपको बताना है, तो याद रखना गुजरात। अगर हम गुजरात की बात करें तो भूपेंद्र हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र बघेल हो जाएंगे, ये आपको साथ में ही याद रखना है, ठीक है भाई। हाँ गुजरात के हैं भाई, याद रखना। डेली के डेली आपको ये तो पढ़ाते ही हैं, साथ साथ क्वेश्चनों के साथ साथ में, है ना। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया इसमें राइट आंसर बताइएगा। दिया गया निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, भीमा या गोमती। बताओ भाई सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, भीमा। ठीक है, ये सारी की सारी हैं, पर ये आपका भीमा नहीं है, याद रखें सभी लोग। बेतवा भी है, चंबल भी है, गोमती है, साबरमती, सरयू, जितना भी है सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है, भीमा नहीं है, याद रखना। ठीक है, अगला क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, गंगा का निचला मैदान भारत के किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? नेपाल तक, बांग्लादेश तक, म्यांमार या भूटान तक? बताओ। ओमवीर सिंह जी, गुड इवनिंग क्यों भाई, गुड मॉर्निंग आपको भी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। यहाँ पर राइट आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो जाएगा, बताओ। तो याद रखना यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी, बांग्लादेश तक है, बिल्कुल राइट है भाई, है ना। हाँ, बांग्लादेश तक ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया गया है, दिया गया किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? ऑप्शन ए बृहस्पति और शनि, यूरेनस और बृहस्पति, शनि और यूरेनस, मंगल और बृहस्पति। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। और सभी लोग शेयर कर दिया करो क्लास को भाई, जितने भी लोग क्लास में हैं क्लास को शेयर कर दो एक बार, जल्दी से जल्दी बताओ भाई, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बताओ भाई, ओमवीर जी आप भी बताइएगा। और एक बार आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है, क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो। यहाँ पर राइट आंसर आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 15 में, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। क्या हो जाएगा आपका, मंगल और बृहस्पति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखना जो आपका मंगल ग्रह होता है, मंगल ग्रह, ठीक है, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ये आपको पहले तो याद रखना है। किस ग्रह के नाम से, लाल ग्रह के नाम से। मंगल ग्रह के दो आपके उपग्रह हैं, कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है, एक आपका डीमोस होता है और एक आपका फोमोस होता है। कौन सा है, एक तो आपका डीमोस है और एक आपका फोमोस है। सभी लोग याद रखेंगे। इसकी बाद अगर बात करें बृहस्पति ग्रह की, ठीक है, बृहस्पति ग्रह को कैसा ग्रह कहते हैं, पीला ग्रह भी कहते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। जो आपका बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, इसे हम पीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यह क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। इसका एक उपग्रह है ज्ञानीमीड, ये भी आपको याद रखना है, ये सबसे बड़ा ग्रह है जो आपका बृहस्पति है, ठीक है, इन ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद इसका एक उपग्रह है जो है आपका ज्ञानीमीड, कौन सा है, ज्ञानीमीड, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, दिया गया यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंध और धन की पूर्ति से संबंधित है, तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है, आपसे ये पूछा गया। जो आपकी एक मौद्रिक नीति है, यदि आपकी ये ब्याज दरों के प्रबंध और धन की पूर्ति किससे संबंधित है, तो आपका जो राजकोषीय दिया गया है, ये नीति किससे संबंधित है, बैंकिंग से, कराधान और सरकारी खर्च, विदेशी व्यापार या आयात और निर्यात से। सभी लोगों बताएंगे, बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 में तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि कराधान और सरकारी खर्च से। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया गया, भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से डॉट 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 आपका खाली जगह दिया गया से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है। आपका होगा 150, 75 सेंटीमीटर, 100 या 50। सभी लोग बताएंगे, यानी कि भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है।
तो याद रखना यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताओ ऑप्शन क्या हो जाएगा। हाँ 75 है। ऑप्शन बी हो जाएगा 75 है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेहा जी बिल्कुल राइट आंसर बताए हैं, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया गया, जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो किस क्षेत्र की गतिविधि से समृद्ध होता है। एक तो आपका सेवा क्षेत्र होगा, द्वितीय क्षेत्र होगा, तृतीय क्षेत्र होगा या आपका प्राथमिक क्षेत्र होगा। सभी लोग इसमें राइट आंसर बता दीजिएगा, सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 18 में तो याद रखना ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, जो कोई प्राथमिक क्षेत्र होता है उसी में, यानी कि जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है तो आपसे कहा गया तो वह किस क्षेत्र की गतिविधि से समृद्ध है। तो क्या होगा यहाँ पर, वो आपका प्राथमिक जो क्षेत्र है उसी की गतिविधि से समृद्ध है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 19। देखो जीएसटी से भी बहुत अच्छे तरीके से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीएसटी आपका है भी, तो जीएसटी के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेंगे। पहले तो बताइएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या वस्तु सेवा कर जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, जीएसटी भारत में कब से लागू हुआ। 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2017, अप्रैल 2018 या 1 अप्रैल 2018। सभी को बताना है और आप सभी लोग शेयर कर दो भाई, क्लास को जल्दी से जल्दी पहले तो आप सभी लोग शेयर कर दो, ठीक है, फिर ही आपको राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। बताओ भाई सभी लोग शेयर कर देना है सभी को क्लास एक बार। बताओ सभी को बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। 1 जुलाई 2017 से, हाँ बताए तो बिल्कुल सही तो बताए हो भाई, 1 जुलाई 2017 से ही आपका हुआ है, ठीक है, याद रखना। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 जुलाई 2017 हो जाएगा। अब यहीं पर आपसे पूछे जो आपका जीएसटी होता है, तो आपसे कहें टाइप ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी के प्रकार बताओ कौन कौन से प्रकार की होती है। एक तो आपका नंबर फर्स्ट अगर बात करें तो जीएसटी होता है जिसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ, अगर भारत की बात करें, ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था आपका, कहाँ पे हुआ था बताओ। फर्स्ट स्टेट आपका असम था 12 अगस्त 2016 को, ठीक है, याद रखना। चलो एक तरफ से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा है। जीएसटी 4 प्रकार का होता है, एक जीएसटी लिख लीजिएगा, एक आपका होता है एसजीएसटी, इसे स्टेट ऑफ जीएसटी कह, स्टेट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका एक आता है सीजीएसटी, क्या आता है सीजीएसटी, यानी कि दूसरा एंड तीसरा क्या है आपका सीजीएसटी है। इसके बाद एक आपका आता है आईजीएसटी, कौन सा आता है, नंबर जो आपका 4 होता है ये आपका होता है आईजीएसटी। अब देखो ये होता क्या है पता है, कर आपके टैक्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक आप प्रत्यक्ष कर होता है, एक आपका प्रत्यक्ष कर होता है। देखो जो आपका प्रत्यक्ष कर होता है वो क्या होता है सरकार के द्वारा, और जो अप्रत्यक्ष कर होता है वो लिया तो मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया जाता, कहीं का टैक्स भर रहे हो आप, कोई कंपनी का भर रहे हो, है ना, उस प्रकार से। भाई भारत की बात करेंगे पहले आप असम में 12 अगस्त, ठीक है, भारत की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका आ जाएगा असम। आपसे सन पूछी जाए तो 12 अगस्त 2016 को, याद रखना 12 अगस्त 2016 को सबसे पहले असम में। जो सीजीएसटी होता है ये क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे हम बोलते हैं, जो आपका सीजीएसटी दिया गया, ठीक है। सीजीएसटी क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बात करें एसजीएसटी तो स्टेट, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आपका ऑप्शन डी में दिया गया है, क्या इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत, तो याद रखना 27, है ना, हाँ असम में है भाई, केरला नहीं होगा, जो आप लोग केरला बता दिया है,
याद रखना, ठीक है। इसका गठन 12 अप्रैल 2016 को ही हुआ था जीएसटी का। जीएसटी में सदस्य संख्या पूछी जाए तो 2 आपके केंद्र सरकार के होते हैं, 28 राज्य सरकार के और 3 यूटी के। यानी कौन कौन से होते हैं? 2 आपके होते हैं केंद्र सरकार और आपके 28 होते हैं राज्य सरकार, ठीक है। इसके बाद बाकी आपके 3 जो होते हैं ये आपके यूटी से होते हैं। तो टोटल की बात करें सदस्यों की संख्या टोटल कितने होते हैं? 30 और 3 33, ठीक है, 33 सदस्य, ठीक है भाई। कितने हैं? 33 सदस्य, सभी लोग याद रखेंगे। अच्छा 101 एक्ट है, 101 है क्यों भाई? कि 279 एक्ट है, 279 ए, बताओ, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है हमको। 279 ए है, ठीक है, 279 ए। पूछा जाए लास्ट में जीएसटी कहां पर लागू किया गया? तो जम्मू कश्मीर, 7 अगस्त 2017। कहां पर? जम्मू कश्मीर लास्ट था आपका 7 अगस्त 2017, जम्मू एंड कश्मीर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर। बताओ भाई सभी लोग, हो जाएगा ना? बताओ। और ये जो भारत की जीएसटी है किसकी, कौन देश का है जिसके मॉडल पर आधारित है? तो याद रखना कनाडा। किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा, ठीक है, याद रखें। इसको भी आपको याद रखना है, जिसे बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी में 4 दरें निर्धारित की गई हैं, एक आपका 5, एक 12, एक 18 और एक 28। दरों की संख्या भी आपसे जीएसटी में पूछी जाती है, कौन कौन सी दरें हैं। अगर दरों की बात करें बताओ, एक आपने पढ़ा होगा 5, एक आपका 12, एक आपका 18 और एक 28। देखो जीरो भी आगे लगा लगा कहीं कहीं मिल जाता है, जीरो से स्टार्टिंग है ना, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है भाई। हाँ कनाडा, सभी लोग याद रखेंगे। और जो भारत है आपका, पूछा जा सकता है आपसे, भारत 161वां देश है जीएसटी लागू करने वाला। जो आपका भारत है ये आपका 161वां देश बना है जीएसटी लागू करने वाला, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है भाई। तो बढ़े आगे, बताओ, चलते हैं भाई आगे, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है 21, भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी रूस और ऑप्शन डी दिया गया आयरलैंड। सभी को बताना है, बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को बताना है, जल्दी से बताओ भाई। अनीता जी, नेहा जी, सभी को बताना है, बता दीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ? यूनाइटेड किंगडम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 22, आपसे कहा गया है भारतीय में क्रमशः राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 29 8, 29 9, 28 8, 28 9। बताओ भाई क्या हो जाएगा? सभी को बताना है। अगर आपको बता दें 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभी नीति आयोग से भी पूछे जाते हैं, ठीक है, सभी को याद रखना है। नीति आयोग से भी आपके क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, तो पढ़ लीजिएगा। कल या परसों में आपको नीति आयोग से, जीएसटी से, है ना, इसके बाद और भी कुछ होंगे, इन चैप्टरों से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन बनते हैं नीति आयोग से, मुश्किल में 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। उसमें आपसे पूछा जाता है कब से लागू हुई, प्रथम अध्यक्ष पूछा जा सकता है, सीईओ पूछा जा सकता है, उपाध्यक्ष पूछा जा सकता है। तो अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होता है। प्रथम भी नरेंद्र मोदी जी थे और वर्तमान भी यही हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, कल आपको, कल या परसों में इसकी भी क्लास मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 में? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 28 8 है। क्यों भाई? 28 8 हो जाएगा ना, ठीक है, सभी लोग याद रखिएगा।
एक एक बार आया था, एक क्वेश्चन आया था, मतलब इस पेपर में नहीं, एक बार पूछा गया क्वेश्चन था, जिसे नहीं बोलते हैं सीईओ, सीईओ पूछा जाता है कि इस कंपनी का सीईओ, वैसे ही आपसे कहें नीति आयोग का सीईओ, तो यहाँ सीईओ जो है इसका आपको फुल फॉर्म बताना है, एक बार बताइएगा। 30 क्वेश्चन है, आराम से कर लीजिएगा, 4 से 5 मिनट और लगेंगे। यहाँ पर राइट आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 22, बिल्कुल राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से बताओ, जल्दी से क्लास को खत्म करेंगे। ये क्या हो गया भाई, 1 मिनट रुकिएगा, पता नहीं क्यों क्लास एकदम अचानक से बंद हो गया। 1 मिनट रुकिएगा, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक बार सभी लोग शेयर कर दो। ये बताइएगा क्लास आपको अच्छा लगा कि नहीं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बिल्कुल राइट बताया भाई नेहा जी। और आपसे पूछा जाए नीति आयोग के जो सीईओ हैं वर्तमान कौन है बताओ, तो याद रखना BVR सुब्रमण्यम। कौन है? BVR सुब्रमण्यम जी जो हैं ये नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। रामचंद्रा जी आपको भी स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर। सभी लोग याद रखेंगे। पूछा जाए नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, तो आपने पढ़ा होगा सुमन के बेरी, है ना, श्री सुमन बेरी, सभी लोग याद रखें उनको भी। राम श्रोमणी जी आपका भी स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर में। पता नहीं थोड़ा टेक्निकल कुछ इशू हो गया था तो आपका क्लास बंद हो गया था, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन है, आराम से कर लीजिएगा सभी लोग। प्रमोद कुमार जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी सभी को। और आपकी जो क्लास होती है इसी टाइम पर होती है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आप भी कल पढ़ के आएंगे क्लास में, जब आएंगे आपको नीति आयोग के बारे में, GST के बारे में, और भी आयोग जितने भी हैं, कुछ आपके क्षेत्र हैं जिनसे क्वेश्चन लेके आएंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। स्वदेश जी, मनीष जी, राधे राधे, आपको भी जय श्री कृष्णा, जय माता दी। 1 मिनट रुकिएगा, क्लास आपकी बंद हो गई थी तो दोबारा से स्टार्ट किया है। तो भाई सभी लोग आया करें डेली के डेली क्लास में, ठीक है। जितनी भी क्लासें होती हैं सभी को आना होगा क्लास में, सभी लोग आया करें। थोड़ा ही रह गया था, 4 से 5 क्वेश्चन रह गए थे, उन क्वेश्चनों को भी हम कर लेंगे जल्दी से, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं भाई, कौन सा कितने नंबर क्वेश्चन था एक बार बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 था ना? हाँ 23। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन आपके समक्ष दिया गया है, सभी को बताना है। आपसे कहा गया था संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखें। गुड मॉर्निंग भाई मनीष कुमार जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो याद रखना जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सभी लोग याद रखेंगे, यही क्वेश्चन था ना, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया 24 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद दिया गया 19 निम्न में से किस विचार से संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, या सूचना का अधिकार? बताओ जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 दिया गया है, यानी कि स्वतंत्रता का जो आपका अधिकार है अनुच्छेद 19। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, सभी को याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्तता निकाय उत्तरदायी है? दिया गया निर्वाचकी परिषद, निर्वाचन आयोग, निर्वाचकी मतपत्र, और ऑप्शन डी निर्वाचन परिषद। सभी लोग बताएंगे भाई, बताओ बताओ भाई। इंड गेम जी भाई,
25 में राइट आंसर बताना है। हाँ, उसमें 6 प्रकार से, बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पर राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा ना, निर्वाचन आयोग। क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी। सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया, कौन सा गैर सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, बताइएगा। इनकी आपसे वैल्यू अगर पूछी जाए कौन कितनी किसकी वैल्यू है तो आपको ये भी बताना है। जल्दी से बता दो भाई, एक बार सभी लोगों को बताना है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में सभी को बताना है राइट आंसर, जल्दी से बताओ। सभी को बताना है, बताओ भाई। मनीषा जी, नेहा जी, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग शेयर भी किया करें। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्लास को शेयर किया करें। और सभी को बता दीजिएगा कि इसी टाइम आपकी डेली क्लास चलती है यूपी SSSC PET की। कि जितने भी लोग हैं डेली के डेली क्लास में आया करें और अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों के साथ आपके समक्ष आते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। ओजोन दिवस 16 सितंबर। हाँ, तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 26 में, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आप सॉरी, कौन से, हाँ ओजोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात करें आपका जो यहाँ पर नंबर फर्स्ट नाइट्रोजन दिया गया, इसका प्रतिशत पूछे वायुमंडल में तो सबसे ज़्यादा कितना है, 78.8%। कितना है, 78.8% सबसे ज़्यादा इसी का प्रतिशत है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कार्बन की, तो कार्बन आपका क्या हो जाएगा, याद रखना 0.0036%। मैथ की क्लास कितने बजे होती है सर? भाई आपकी मैथ की क्लास की अगर बात करें शायद हमारे हिसाब से 4 बजे होती है शाम को। ठीक है, 0.03%। 3% याद रखिए इसी को। 36% है, अच्छा भाई, यानी कि 36%। इसके बाद जो आपका ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन की अगर मात्रा की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 20.94% भी लिख सकते हो, 20.94% या 21%। ठीक है, ऐसे भी आप इसको दर्शा सकते हो। अनिका जी सुप्रभात भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, सभी को राधे राधे। आर्गन की बात करें तो 0.93%। एक आपका आर्गन होता है, आर्गन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.93%। आपको भी ये, इसको भी याद रखना है। इसके बाद सबसे लास्ट में जो आपका आता है हाइड्रोजन, क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन का अगर आपसे प्रतिशत भार पूछा जाए तो 0.0005% क्या होता है, 0.0005% होता है। यही आपको याद रखना है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया 27 नंबर, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन ई, के, सी और ए, सभी को बताना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताओ भाई। और सभी को शेयर कर दीजिएगा, क्लास जितने भी लोग हैं क्लास में, क्लास को एक बार जल्दी से जल्दी शेयर कर देंगे। यहाँ पर राइट आंसर बताइएगा सभी लोग। बताओ भाई, अगर यहाँ से आपसे ये पूछे जो विटामिन थी, विटामिन की खोज किसने की, तो याद रखना फंक ने। किसने की विटामिन की खोज, किसने की, तो फंक ने की। कब की, तो 1912 में की। कुल विटामिनों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए कुल विटामिन कितनी है, तो 20 है, ये भी आपको याद रखना है। शरीर के लिए उपयोगी विटामिन की बात करें तो याद रखना 13 विटामिन है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद विटामिन ए और बी की बात करें, खोज किसने की, तो मैकुलन ने की, आपको ये भी याद रखना है। किसने, मैकुलन। ठीक है, इसके बाद विटामिन सी की बात करें तो होलकट, हाफकिंस, सॉरी क्या हो जाएगा, हाफकिंस। और इसके बाद विटामिन डी की बात करें तो आपका हो जाएगा होलकट। इस तरीके से सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, के डी ई को छोड़कर सारे के सारे जल में घुलनशील विटामिन है, आपको ये भी याद रखना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 में, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे बोलते हैं, इसको रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन के को क्या बोलते हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताओ। विटामिन के को जल्दी से बताइएगा क्या बोलते हैं, सभी लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 28, दिया गया बायोगैस संयंत्र
किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रियाएं होती हैं? ऑप्शन ए गैस आउटलेट, ऑप्शन बी टैंक, गैस टैंक, सी घोल, और ऑप्शन डी दिया गया पाचक कक्ष। सभी लोग बताएंगे, एक बार इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। और सभी लोग शेयर भी कर दिया करो क्लास को, सभी लोग क्लास को शेयर भी कर दिया करो। बताओ भाई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, पाचक कक्ष, सभी को याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया 29, दिया गया सौर यानी कि सोलर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, सोडियम, सिल्वर या सल्फर? सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, बताओ। तो याद रखना, जो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है आज का होमवर्क, दिया गया है सूरज की रोशनी दिया गया सूरज की रोशनी के इन स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जेम्स क्लर्क, मैक्सवेल, आइजैक न्यूटन, हैंस क्रिस्टियन ओस्ट्रेल्ड या अल्बर्ट आइंस्टीन? जो आपका देखो यहाँ पर क्या कहा गया, सूर्य की रोशनी का इन स्पेक्ट्रम्स को प्राप्त करने वाला प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। अब ग्लास प्रिज्म दो प्रकार का भी होता है, ठीक है, ग्लास प्रिज्म आपका दो प्रकार का भी होता है भाई, है ना। एक तो बिग ब्योर 7 पॉइंट से आपका जाता है, और एक आपका लग्जरी होता है, आपने पढ़ा ही होगा, ये तो पढ़ा होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उस प्रकार का होता है, वो आपका सेंचुरी होता है, यानी वो आपका मेन पॉइंट है। यहाँ पर राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 में? ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, आइजैक न्यूटन के द्वारा। क्या हो जाएगा? आइजैक न्यूटन, ऑप्शन आपका हाँ न्यूटन, बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। विशाल जी, सभी को याद रखना है, ठीक है। तो बात करें, इतने ही क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चनों को आज हमने कर लिया है। 30 क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे अच्छी तरीके से आपको पता होंगे किस प्रकार के क्वेश्चन थे, ठीक है। और आपको बता दें, डेली आपकी 8 बजे क्लास चलती है, तो सभी को आना है डेली 8 बजे। इसके बाद जो यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर की अगर हम बात करें, यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर, ठीक है, अगर हम 4th सेम की बात करें, जो आपकी हिंदी की क्लास होगी वो आपकी देवांश सर के द्वारा होगी, ठीक है, देवांश सर के द्वारा होगी आपकी 2 PM पर। और 2 PM से पहले एक यूपी डीएलएड में इंग्लिश की क्लास होती है, ठीक है, वो आपकी लेंगे त्रिपुरारी सर, त्रिपुरारी सर के द्वारा होगी, जो आपकी 1 PM पर होती है, ठीक है। जो एक हिंदी की क्लास अभी हम जिस टाइम पर साइंस की ले रहे थे, उसके लिए एक अलग टाइम निश्चित किया गया है देवांश सर के द्वारा, जो आपकी 2 बजे से होगी, ठीक है। इसके बाद जो आपकी मैथ की क्लास होती है वो आपकी 4 बजे होती है, 4 PM पर, ठीक है, 4 PM पर। वो किसके द्वारा? शिव सर जी के साथ, ठीक है, शिवजीत सर के द्वारा आपकी होती है 4 PM पर मैथ की क्लास, ये भी आपको याद रखना है। तो यही था। इसके बाद पूजा मैम की भी क्लासें होती हैं, हमारी भी क्लास होती है। और आज शाम को देखो, जहाँ पे हिंदी की हम लेते थे हम वहीं पर लेंगे, ठीक है, थोड़ा वहाँ का टाइम कम हो जाएगा, 25 ही क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद 9 बजे से आपकी SST की क्लास हम ही लेंगे, ठीक है, आज से ही लेंगे, कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी को, आज से ही हम SST की क्लास हम ही लेंगे, ठीक है भाई। तो चलते हैं, अब क्लास को करेंगे एंड और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। सेकेंड, देखो, अगर फिजिक्स की क्लास की बात करेंगे, साइंस की क्लास की, ठीक है, या तो अभी शिवजीत सर पढ़ाएंगे या देवांश सर। तो आज देवांश सर का पहला क्लास होने वाला है हिंदी में। हिंदी में आपने क्लास को देखा ही होगा, क्लास आपका ऑलरेडी लग चुका है और आज 2 बजे स्टार्ट भी होगा। तो जिस किसी ने अभी तक क्लास को लाइक ना किया हो, लाइक कर दीजिएगा। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।